अंदर चैप्टर 13 वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना ये तो हम जानते हैं कि किसमें होती है, प्लांट के अंदर होगी, ये नेचुरल सी बात है, क्योंकि प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट पिगमेंट क्लोरोफिल, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना के लिए। अब फोटोसिंथेसिस का यूज क्या है, फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, अपने लिए क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। ठीक है, अब ये फूड किस मैकेनिज्म से बनाता है, जिस मैकेनिज्म से प्लांट सनलाइट का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, वाटर का यूज करता है और ऑक्सीजन गैस को रिमूव करता है, उस प्रोसेस को या प्लांट के फूड के बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो। इस तरह से मेसोकाइमा पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है उसमें मेसोफिल सेल होती है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, और साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, स्टोमेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। तो देखो प्लांट भी क्या करते हैं, अब एनर्जी तो बना ली उन्होंने, एनर्जी मतलब अपना फूड तो फॉर्म कर लिया इस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। अब जब फूड फॉर्म हुआ किसके फॉर्म में हुआ, या तो ग्लूकोज होता है, स्टार्च है, मान लो स्टार्च ही होता है, तो स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज का ही तो फॉर्म है। अब बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हो, बहुत सारे स्टार्च मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे शुगर यूनिट या बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, स्टार्च बनाते हैं। तो ये जो स्टार्च है ये या तो ग्लूकोज है या स्टार्च भी है, मान लो, तो स्टार्च को भी अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देने के लिए टूटना पड़ेगा ना, टूटेगा। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम खाना खाते हैं, और वो खाना क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर उसका भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो वैसे ही इसके अंदर ग्लूकोज फॉर्म हो गया, इसके अंदर भी कौन सी प्रोसेस होती है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। आपको मालूम है प्लांट भी रेस्पायरेट करते हैं, प्लांट भी रेस्पायरेट करते हैं, और रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का रिलेशन है, किस तरह से उसको देखो बताएंगे। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या मिला, हमें फूड मिला, ग्लूकोज। अब वो ऑक्सीजन का यूज करेगा, इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये बाहर की ऑक्सीजन को अंदर एंटर नहीं कर पाता, या बाहर की ऑक्सीजन को यूज नहीं करता, ये अपने ही फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका यूज करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन इतनी ज्यादा मात्रा में बनती है कि इसको ये बाहर भी निकाल देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन कन्वर्ट होता है, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना रहा है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना रहा है ये कहाँ कंज्यूम करता है, ये कंज्यूम करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और साथ साथ में क्योंकि खाना बना रहा है, ये अपना स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये जो खुद से बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा पड़ जाता है, ये लेस हो जाता है, ये इसकी अमाउंट कैसी हो जाती है, कम पड़ जाती है। तो ये क्या करता है, जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको भी क्या करता है, ले लेता है। हम कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो पोल्यूशन के थ्रू आ रहा है या ह्यूमन के रेस्पिरेशन से जैसे भी आ रहा है, तो क्या करता है, प्लांट बैलेंस भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल। ठीक है, एनवायरनमेंट में तो ये एटीपी बनेगा, यहाँ पे एटीपी से क्या करेगा, ये एनर्जी इसको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, फिर से इसकी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में यूज हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस काय में हो रही है, पूरी लीफ के अंदर मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके देख लेते हैं। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। देखो सन से पहले क्या होगा, सन से क्या मिल रही है, हमें सोलर एनर्जी मिल रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब ग्लूकोज डायरेक्टली एटीपी में कन्वर्ट नहीं होता, ग्लूकोज कभी भी डायरेक्टली एटीपी में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक पूरी सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज का एटीपी में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ग्लूकोज बहुत सारे बीच के प्रोसेस को फॉलो करते हुए ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। और ये प्रोसेस कैसी होती है, सीक्वेंशियल मैनर में होती है। जब ग्लूकोज टूटता है तो बनता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ठीक है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। ये प्रोसेस क्या होती है हमारी, ग्लाइकोलाइसिस की। अब ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है, तो ये कहाँ एंटर कर जाता है, क्रैब साइकिल में। ठीक है, कहाँ एंटर कर जाता है, क्रैब साइकिल में। अभी नाम सुनते जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप अभी बनेगी। ठीक है, देखो क्रैब साइकिल। अब ये क्रैब साइकिल कहाँ परफॉर्म होता है, आप जानते हो कि किसी भी सेल के अंदर, यदि हम एक सेल की बात कर रहे हैं, मेसोफिल सेल को देख रहे हैं मान लो, किसी भी सेल के अंदर उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस से तो काम है नहीं, हम सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर और चीजें क्या प्रेजेंट होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल, जिससे हमको मतलब है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है, सेमी ऑटोनोमस यूनिट है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है। और क्लोरोफिल भी कैसी होती है, सेमी ऑटोनोमस यूनिट होती है। तो दोनों
का यूज है इसके अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दोनों चीजें यूज होने वाली हैं अच्छे से भरपूर मात्रा में। अब जो पायरुविक एसिड बनता है ये कहाँ चला जाता है, क्रैब्स साइकिल में, क्रैब्स साइकिल में एंटर करता है और इसमें साथ साथ में यहाँ पे इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, ये फोल्डेड होती है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म की परफॉर्म होती है साथ साथ में, ठीक है। अब देखो क्रैब्स साइकिल से पायरुविक एसिड इसके अंदर एंटर करेगा, तो क्रैब्स साइकिल से क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। क्रैब्स साइकिल के रिजल्ट से क्या निकलेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करने वाला है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेगा, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेगा, क्लोरोप्लास्ट, ये यहाँ चला जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कहाँ से आएगा इसके अंदर, प्लांट के अंदर वाटर तो एब्जॉर्ब करता है ना रूट के थ्रू, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इससे क्या बनेगा मिलकर, स्टार्च बनेगा, ठीक है। इससे मिलकर क्या बनने वाला है, स्टार्च। ये कहाँ बनेगा, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है सेल ऑर्गेनेल उसके अंदर। अब इसमें साथ साथ में एक और चीज बनती है फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में, वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जानते हो कि सेल के अंदर मेसोफिल सेल में या लीफ के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। तो इस पोर की हेल्प से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये कहाँ आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, ठीक है। और अब इसको जो इसके खुद बना रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसको फुलफिल करने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, तो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी कहाँ चली जाती है, प्लांट क्या करता है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे स्टोमेटा से, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस कब कब होती है, स्ट्रक्चर और पता होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर होता है इसका क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था कि कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, डबल लेयर्ड होते हैं, ठीक है, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो पूरी जो इसका बेस है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। इसके अंदर पूरा ये जो बेस देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमा। और इसके अंदर ऐसे जो आप तुम देखते हो सिक्के की तरह, ठीक है, ये देख रहे हो एक के ऊपर एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस तरह का यदि एक हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल को हम क्या कहते हैं, थायराइड। और ये एक के ऊपर एक जब क्या हो जाते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिससे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रेना, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, इसके अंदर भरा होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्या होता है, प्लांट पिगमेंट है, क्या होता है, ये प्लांट पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं, एक पार्ट को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन कहां पर फॉर्म होगा और डार्क रिएक्शन कहां पर फॉर्म होगा। लाइट रिएक्शन होता है हमेशा ग्रेनम में, प्लस कहां होता है, जो स्ट्रोमा मेमोरी होती है उसके अंदर, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहां प्रेजेंट होगा, ग्रेनम में, ग्रेनम में क्यों, क्योंकि क्या कंटेन करती है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ना भाई, जहां क्लोरोफिल का यूज होगा वो लाइट रिएक्शन में तो पार्ट होगा, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहां होता है हमेशा, ग्रेनम के अंदर, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रही है, क्लोरोफिल। अच्छा, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अंधेरे में होती है, मतलब ऐसा सबका मानना होगा कि इसका नाम है डार्क रिएक्शन, लेकिन ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हमको पढ़ना है और समझने के लिए हमको इसको, जब हम लाइट रिएक्शन कह रहे हैं, इसको
इसको हमने क्या नाम दे दिया, डार्क रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं है कि जो डार्क रिएक्शन है वो कब होगी, अंधेरे में होगी, ये चीज बिल्कुल नहीं है कि डार्क में होगी, ठीक है। दोनों रिएक्शन साथ साथ परफॉर्म होती है, ये भी दिन के समय में होती है और ये भी दिन के समय में होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों। अब क्योंकि लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी का यूज होता है, सनलाइट का यूज होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोफिल का यूज नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से लेना देना नहीं है किसका, डार्क रिएक्शन का, समझ गए आप? क्योंकि पढ़ा जा रहा है तो लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको क्या नाम दे दिया गया, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन भी लाइट की प्रेजेंस में ही परफॉर्म होती है। अब देखो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होते के दो अलग अलग रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, प्रिपरेशन होती है किसके लिए, स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए। एक स्टेज या लाइट रिएक्शन क्या करती है, प्रिपरेटरी फेज बोल सकते हैं इसको, ये सारे अगर रॉ मटेरियल कलेक्ट करके देती है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, फाइनली ग्लूकोज का या स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसलिए ये दो फेज में होती है। तो जब हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी देखने के लिए। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एटीपी। एटीपी जब टूटेगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी अपना एक, देखो एटीपी जो होता है एडेनोसिन, क्या नाम होता है इसका, ट्राइफॉस्फेट। इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वही एनर्जी भरा होता है, ठीक है, इसका फॉस्फेट ग्रुप भी क्या होता है, एनर्जी से भरपूर होता है। तो एक अपना ये फॉस्फेट ग्रुप दे देगा, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप दे देगा तो खुद कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। और NADPH, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट और हाइड्रोजन, तो ये अपना हाइड्रोजन निकाल देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, ठीक है। तो इस रिएक्शन के रिजल्टेंट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन के रिजल्टेंट क्या बनेगा, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है फिर डार्क रिएक्शन में, जहां पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है, ठीक है। तो इतना हमको ओवरऑल पढ़ना है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के अंदर डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की जो फोटोसिंथेसिस है किताब में शुरू हुआ है हमारे बुक में NCERT में, उसमें तो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसके लिए दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया गया है, एक लीफ ली गई है, ठीक है, एक लीफ लेकर उसके आधे पोर्शन को क्या किया गया है, ब्लैक पेपर से या ब्लैक कपड़े से क्या किया गया है, कवर कर दिया गया है, ठीक है, इसको पूरा कवर कर दिया गया और कुछ दिन तक के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। क्या किया है, लीफ लेकर, लीफ कैसी ली, लीफ तो प्लांट में अटैच होनी चाहिए, ठीक है, बाहर से लीफ तोड़ के यूज करोगे तो वो तो मर जाएगी, ठीक है ना। तो एक लीफ हमने ली है जो कि ऑलरेडी प्लांट से अटैच है, ठीक है। अब इस लीफ के हमने क्या किया, दो पोर्शन कर दिए हैं, डिवाइड काटा नहीं है, इसी को हमने दो हाफ में डिवाइड करके एक जो पोर्शन है इसको हमने टोटली कवर कर दिया है किससे, ब्लैक क्लॉथ से या ब्लैक पेपर से, ठीक है। और दूसरा पोर्शन जो है वो खुला हुआ है, वो उसमें क्या पड़ रही है, प्रॉपर सनलाइट पड़ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं स्टार्च की प्रेजेंस को, ठीक है, क्योंकि हमको क्या मालूम, हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम क्या देखना है, इसमें स्टार्च की प्रेजेंस देखनी है। हम क्या करेंगे, लीफ को तोड़ लेंगे और हम दोनों लीफ के हाफ हाफ पोर्शन में जिसमें ब्लैक फिल्म लगी है, ब्लैक हमने कोटिंग करी है उसको, और जिसमें हमने ब्लैक कोटिंग नहीं करी है उसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जब हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वो वाला पोर्शन जिसको हमने कवर कर दिया था किससे, ब्लैक पेपर से, उसमें क्या होता है, आयोडीन कलर चेंज नहीं करता,
आयोडीन कलर चेंज नहीं करता, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि इस पोर्शन में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और इसमें क्या होता है, स्टार्च की प्रेजेंस से आयोडीन का कलर कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, कलर कौन सा हो जाता है, ब्लू ब्लैक, कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ये पोर्शन में आपको क्या दिखेगा, आयोडीन के साथ स्टार्च हमें क्या करेगी, रिएक्ट करती हुई दिखाई देगी, जिसमें स्टार्च का आयोडीन कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इस पोर्शन में वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। इस एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के लिए सनलाइट क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है, ग्लूकोज सॉरी इससे क्या फॉर्म हो रहा है, स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ये एक्सपेरिमेंट दिखाई किया है आपकी किताब में, मतलब दिया हुआ है फर्स्ट, तो ये शो करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको दिया हुआ है, इसके लिए वो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, KOH लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, KOH में हम क्या डाल देते हैं, KOH के सोल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं, कॉटन डाल देते हैं, ठीक है। एक कॉटन को हमने क्या किया, KOH से पूरा भिगो दिया। तो KOH में क्या खासियत होती है, KOH जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। KOH ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमने वो लीफ है अपनी, उसको हमने KOH से की हुई रुई के साथ रखा, या हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो जो लीफ है हमारी, ठीक है, लीफ का आधा पोर्शन हमारा कहाँ चला गया, लीफ का आधा पोर्शन हमारा ये KOH से की हुई कॉटन के कांटेक्ट में, ठीक है, और दूसरा पोर्शन हमारा कैसा है, ओपन एयर के कांटेक्ट में, ठीक है। तो जब ये KOH के कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ये पोर्शन को प्रॉपर्ली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो फिर से जब हम इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट लगाएंगे सेम प्रोसेस के थ्रू, तो क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि फिर से इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और इस पोर्शन में जिसमें कि KOH के कांटेक्ट में नहीं था उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिक्वायर्ड होती है। ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिए हुए हैं, कुछ नहीं ज्यादा, बस KOH को याद रखना, KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो दो एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्टिले इन द ईयर ऑफ 1770, 1770 में एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, क्या किया, एयर कैसी होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, लेकिन कौन सी गैस है पता नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक क्या लिया, एक कैंडल ली, एक बर्निंग कैंडल ली और उसको इससे कवर कर दिया बेल जार से। बेल जार मतलब कि बेल शेप का है, ग्लास का होता है बड़ा सा, और उसका नीचे का सरफेस ऐसा होता है कि वो एकदम उसमें किसी भी तरह की कोई भी गैपिंग ना रहे, पूरा वो सरफेस से जाके चिपक जाता है। तो इस तरह का बेल जार लिया और उसको किससे कवर कर दिया, कैंडल को उस बेल जार से, ठीक है, ग्लास का होता है बर्निंग कैंडल को। और एक और चीज आप ले सकते हैं, एक और चीज भी क्या लिया, वो भी रेड, ठीक है, हाँ बन गया, ठीक है। एक और क्या लिया, रेड लिया, रेड, ठीक है, कोई भी है, दिख रहा है, हाँ मैं देखो क्या किया, सेम प्रोसेस इसके साथ भी अप्लाई करी, ठीक है। इसको भी किससे कवर कर दिया, बेल जार से, बेल जार से कवर कर दिया, इसके अंदर क्या रख दिया, रेड। अब क्या होता है, कुछ देर तक तो जब तक कि एयर इसके अंदर प्रेजेंट है, और पता नहीं क्योंकि 1770 की बात है, मालूम नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, एयर के मिक्सचर में ऑक्सीजन है। इसके अंदर एक ऐसा अननोन एलिमेंट प्रेजेंट था जो क्या कर रहा था, कैंडल की बर्निंग में हेल्प कर रहा था, ठीक है। और इस बेल जार के अंदर भी एक ऐसा अननोन एलिमेंट प्रेजेंट था, जब तक वो इसके अंदर प्रेजेंट था, जब तक वो क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था इसको रेस्पायरेशन में। या फिर ये बोल सकते हैं कि कैंडल की बर्न होने से और इसके रेस्पायरेट करने से इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसमें एक इस तरह का पॉइजनस सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जिससे क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या हुआ, रेड जो है वो क्या हो गया, मर गया, ठीक है। और कैंडल क्या हो गई,
चुप रहो ना बेटा, शांत रहो, बोलो कैंडल क्या होगी मुझे। जोसेफ प्रेस्टिले ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जोसेफ प्रेस्टिले ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें उसने क्या लिया था, बेल जार लिया था, ग्लास का एक बड़ा सा चैम्बर होता है, घंटी की शेप का होता है, इसके नीचे की सरफेस कैसी हो जाती है, एकदम पैक हो जाती है। जब उसको रखा जाता है तो कोई भी तरह की एयर या कुछ भी चीज इसके अंदर एंटर नहीं करती। इसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में एक बर्निंग कैंडल ली, ठीक है, बर्निंग कैंडल को बेल जार से कवर कर दिया और इसके अंदर इसने क्या लिया, चूहा लिया या रैट लिया, जो कि लिविंग कंडीशन में, सेम नहीं, अलग अलग क्या लिया, एक रैट लिया, ठीक है। अब क्या होता है, जब तक इसके अंदर वो एयर प्रेजेंट है, एयर मतलब कि ऑक्सीजन, उसको तो नहीं मालूम ना, उसने इस चीज को प्रूव करने के लिए निकाला कि एयर में एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, अपनी प्रेजेंस से उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर देता है, पॉइजनस कर देता है, ठीक है। ये तो पॉइजनस सब्सटेंस के लिए वो क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यदि यहाँ पे क्या चल रही है, कैंडल बर्न हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और यहाँ पे यदि रेस्पायरेट कर रहा है, ऑक्सीजन भी यूज कर रहा है, तो रेस्पायरेशन के रिजल्टेंट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसके इफेक्ट से, या फिर बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, एकदम ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हुआ, कैंडल भी बुझ गई और ये चूहा जो है या रेड है क्या हो गया, मर गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब अभी ये यहाँ पे एक चीज निकल के आई सामने कि कोई एयर में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके इफेक्ट से, जिसकी एब्सेंस होने की वजह से कैंडल जो है वो बर्निंग कैंडल जो है वो क्या हो गई, बुझ गई और ये चूहा जो है ये मर गया। फिर सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने दोहराया, इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा मिंट का प्लांट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा मिंट का प्लांट रख दिया और वहीं पे साथ में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम इसके ऊपर दोहराया, रेड के ऊपर दोहराया और साथ में एक बर्निंग कैंडल के ऊपर दोहराया, ठीक है। तो क्या देखने में मिलेगा आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा कि चूहा भी क्या हुआ, चूहा भी नहीं मरा और कैंडल भी नहीं बुझी। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लांट प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ कौन प्रेजेंट था, प्लांट। अब प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल रही है प्रॉपरली और इस कंडीशन में भी ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, दोनों चीजें क्या हुई, सही सलामत रही। अब उसको अभी भी नहीं पता कि जो दिया गया जो एलिमेंट है या जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1774 में इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी, ऑक्सीजन, ठीक है। इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी, ऑक्सीजन की 1774 में, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया था, वो 1770 में, और बाद में उन्हें मालूम चला कि एक ऐसा एयर में एक ऐसा गैस होती है, ऐसा एलिमेंट होता है जो रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, साथ में बनने में भी हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको जाता है, जोसेफ